हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 12 यानी परमाणु के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ स्टूडेंट, जो 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो को अंत तक देखना। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराया जाएगा ताकि आप लोग सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार कर सको और एनुअल एग्जाम के दृष्टिकोण से इन सारे क्वेश्चनों को ऐड किया गया है, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है किंतु उसके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं होती है, कारण बताइए। तो पहले थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आपने देखा होगा रेखीय स्पेक्ट्रम है ना, या कि स्टूडेंट लाइमर श्रेणी बामर पास्चन ब्रैकेट फुन, इसमें क्या होता है, कई रेखाएं दिखाई देती है। तो जब इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, जब उत्तेजित अवस्था में क्या होता है, अवशोषण होता है इसमें, और इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाता है। अब ये हो सकता है स्टूडेंट कि पहले स्तर पे हो, दूसरे स्तर पर, तीसरे स्तर पर। जब वो अपने मूल स्थिति पे आता है तो क्या करता है, ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। और वही जो प्रकाश स्रोत से जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रहा है, कहने का मतलब एक प्रकार इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है, तो उसमें बहुत सारे परमाणु होंगे और भिन्न भिन्न परमाणुओं की जो संक्रमण क्षमता भिन्न भिन्न होती है। इस कारण से कई रेखाएं दिखाई देती हैं। तो उत्तर देखें, हाइड्रोजन के प्रकाश स्रोत में असंख्य परमाणु होते हैं, भिन्न भिन्न परमाणुओं में संक्रमण भिन्न भिन्न होता है, अतः हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं होती है। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखिए, संक्रमण का क्या अर्थ है, इसमें कितना समय लगता है। तो परमाणु का एक ऊर्जा अवस्था से दूसरी ऊर्जा अवस्था में जाना संक्रमण कहलाता है। इसमें 10⁻⁸ सेकंड का समय लगता है, मतलब बहुत कम। मैंने आपको बताया ना कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा अवशोषित करके, मतलब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जा रहा है, या कि ऊर्जा को रिलीज करके, ऊर्जा को छोड़ करके उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आ रहा है, तब ऐसी स्थिति में जो उसमें जो समय लगता है ना स्टूडेंट, वो होता है 10⁻⁸ सेकेंड। और इसमें जो अवस्था परिवर्तन में जो एक क्रिया विधि होती है उसे कहते हैं संक्रमण, मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना संक्रमण कहलाता है। तीसरा पॉइंट क्या है, बोर की कक्ष को स्थायी कक्ष क्यों कहते हैं। तो इतना ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट कि ऐसा कक्ष, समझ रहे हैं, जो चक्कर काटते हुए इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और ना ही अवशोषित, इन कक्षों को स्थायी कक्षा कहते हैं। मतलब बोर का जो कक्षा है, बोर ने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो ना तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन का अवशोषण करते हैं, बल्कि जब वो उच्च ऊर्जा स्तर पर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का अवशोषण करते हैं, ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। जब उच्च से निम्न में आते हैं तो उत्सर्जन करते हैं। लेकिन जब अपने कक्षा पर घूमते हैं तो किसी प्रकार का ऊर्जा ना तो अवशोषण होता है और ना ही उत्सर्जन होता है, इस कारण से उसे स्थायी कक्षा कहते हैं। आपको क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें कितना लिखना है, जितना मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं। ओके, चलिए, यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर होता तो क्या होता। देखिए, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगाना उस अभिकेंद्री बल के कारण संभव होता है जो नाभिक के धनावेश और इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत आकर्षण बल से संतुलित होता है। जो इलेक्ट्रॉन स्थिर है तब अभिकेंद्री बल के अभाव से इलेक्ट्रॉन स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण नाभिक में गिर जाएगा। कुल मिलाकर स्टूडेंट, जब आपको पता होगा कि कोई वस्तु वृत्तीय गति में गति कर रहा है, यानी वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है, तो उस पर एक अभिकेंद्री बल लगता है जो अंदर की ओर है ना लगता है। तो यहां पर बात हो रही है कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक में उपस्थित धनावेश। तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच एक आकर्षण बल कार्य कर रहा है जो कि उसको वृत्तीय मार्ग पर गति करने का सहयोग करता है। वो किसके बराबर होता है, वो एक अभिकेंद्री बल के बराबर होता है। जब स्टूडेंट आवेश नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन स्थिर हो जाएगा, तो उस पर अभिकेंद्री बल जो होगा खत्म हो जाएगा। अभिकेंद्री बल जब लगेगा ही नहीं स्टूडेंट, तब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक में क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। बस यही कारण है कि जब इलेक्ट्रॉन वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगाता है तो अभिकेंद्री बल होता है ना, क्योंकि अभिकेंद्री बल के कारण ही कोई जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाता है। लेकिन जब स्थिर है तो अभिकेंद्री बल समाप्त है, और जब अभिकेंद्री बल समाप्त है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अभिकेंद्री बल के अभाव कारण इलेक्ट्रॉन स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण नाभिक में गिर जाएगा। क्योंकि दो बल कार्य कर रहे हैं, एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम आकर्षण बल होता है, और वही एक अभिकेंद्री बल, जो कि दोनों एक दूसरे को संयोजित करते हैं। लेकिन जब अभिकेंद्री बल समाप्त हो जाएगा और स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नाभिक पे गिर जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट।
अल्फा कणों के प्रकीर्णन में स्वर्ण पात्र ही क्यों लिया जाता है? आपको पता होगा स्टूडेंट कि धातुओं में सबसे पतली पन्नी हम स्वर्ण पात्र का ही बना सकते हैं। मतलब 1 ग्राम सोना से 2.5 किलोमीटर की लंबी रस्सी खींची जा सकती है, पतली वायर। तो सबसे पतला और अत्यंत, मतलब कहने का मतलब एकदम सूक्ष्म, तो किसका बना सकते हैं हम? केवल और केवल स्वर्ण का ही बना सकते हैं। इस कारण से मुख्य रूप से तो यही कारण है कि अत्यंत यदि पतले पन्नी की आवश्यकता हो तो अन्य धातु की अपेक्षा सोने की जो स्वर्ण पात्र या पतली पन्नी हम आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि इसकी तन्यता बहुत अधिक होती है, आसानी से खींचा जा सकता है, इतना आसान से टूटता नहीं है। तो देखिए उत्तर, अल्फा कणों के प्रकीर्णन के लिए प्रयुक्त पत्र को एकदम पतला होना चाहिए ताकि अल्फा कण का प्रकीर्णन एक ही टक्कर में हो सके। इसके साथ ही पत्र के नाभिक को भारी होना चाहिए ताकि अल्फा कणों का प्रकीर्णन अधिक हो। स्वर्ण में उपयुक्त दोनों गुण होते हैं और स्वर्ण के इस बारीक पत्र को आसानी से बनाया जा सकता है। इस कारण से हम अल्फा कणों के प्रकीर्णन के लिए स्वर्ण पत्र का प्रयोग करते हैं। मतलब अत्यंत पतला भी बना सकते हैं, और दूसरा चीज, इसका जो नाभिक है भारी होना चाहिए, ठीक है ना। इस कारण से इसका प्रकीर्णन इसमें अधिक होता है, इसीलिए स्टूडेंट इसका हम प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है, अल्फा कण क्या है? अल्फा कण क्या है? तो हीलियम नाभिक 2He4 को ही क्या कहते हैं? अल्फा कण कहते हैं। ठीक, अल्फा कण मतलब हीलियम परमाणु है, ये 2He4, यही है अल्फा कण। रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु के किस महत्वपूर्ण भाग की खोज की गई? तो नाभिक की खोज की गई। अगला क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, इनको तो बिल्कुल आप एक लाइन में ही याद कर सकते हो। थॉम्सन के परमाणु मॉडल का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष लिखिए। तो परमाणु का द्रव्यमान तथा धनावेश संपूर्ण गोले में समान रूप से वितरित रहते हैं। थॉम्सन ने तो यही बताया कि जिस प्रकार से आप लोग देखे होंगे स्टूडेंट, तरबूज है, तरबूज के अंदर गूदा होता है, गूदे में दाने धसे होते हैं, उसी प्रकार से समस्त जो द्रव्यमान होता है वो धनावेश का बना होता है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन समान रूप से वितरित रहते हैं। एक आपके पास गोलाकार परमाणु होता है जिसमें समस्त द्रव्यमान है ना वितरित रहता है, धनावेश भाग रहता है, और लेकिन उसमें जिस प्रकार से तरबूज के गूदे के बीच में दाने धसे रहते हैं, बीज धसे रहते हैं, उसी प्रकार से धनावेश भाग पर इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। बोर के परमाणु मॉडल में स्थायी कक्षा किसे कहते हैं? तो स्थायी कक्षा उन कक्षा को कहते हैं जिनमें किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, समझाने की ज्यादा जरूरत अब नहीं है यहाँ पर। अब ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप में कुछ क्वेश्चन है और बाकी 3 से 4 क्वेश्चन 3 नंबर के क्वेश्चन है। तो आशा और उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक कर देना, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना स्टूडेंट, ठीक है, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।